इसमें हूँ पर्वत इकबाल और आपका आयुष्मान ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आगे वाला जो वीडियो बनाया है उसमें अपन ने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो अब है ना, जो सेल के स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, तो उन स्ट्रक्चर को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि उन स्ट्रक्चर में जो भी ऑर्गेनेल्स थे, जो भी पार्ट थे, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने देखो, अपन ने सेल का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो सेल का स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने स्टडी करी थी, तो उसमें हमने 3 पार्ट देखे थे। फर्स्ट देखा था सेल मेम्ब्रेन, सेकंड अपन ने साइटोप्लाज्मा और थर्ड अपन ने न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करी थी। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, तो हमने देखा था फर्स्ट पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड पार्ट होता है साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा के अंदर भी बहुत सारे क्या बताए थे मैंने, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसा मैंने आप लोग बताया था। उसके बाद में अपन ने न्यूक्लियस के बारे में बात करी थी, तो हम इनको अभी विस्तार में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, तो आप लोगों को पूरा सेल के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या रहता है? सेल का जो स्ट्रक्चर जो बनता है वो कौन बनाता है? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा कार्य क्या होता है इसका? प्रोटेक्शन, है ना। तो फर्स्ट है संरचना बनाना और प्रोटेक्शन करना या फिर सुरक्षा देने का कार्य किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का। जो सेल को स्ट्रक्चर या फिर सुरक्षा कौन देती है? सेल मेम्ब्रेन। ये किसकी बनी हुई रहती है? फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, ठीक है ना। ये किसकी बनी हुई होती है? फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। तो ये फास्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अगर नहीं बनी होती तो क्या होता? जैसे कि आप देखो, हमारे बॉडी को जो नीड होती है, जो ज़रूरत होती है, वो किसकी ज़रूरत होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और विटामिन्स, मिनरल्स, इन सभी चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, हमारे सेल को ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन को पार करके हमारे सेल उसको ग्रहण करती है या फिर उसका एब्जॉर्प्शन करती है। तो कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन को पार करके ही हमारे सेल उसका यूज़ करती है। तो अगर हमारे सेल मेम्ब्रेन इन चीज़ों की नहीं बनी हुई होती है, तो ये चीज़ें हमारे सेल के अंदर या फिर हमारे सेल मेम्ब्रेन के को पार नहीं कर पाती। इसलिए ये किसकी बनी हुई है? फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के। हमने विटामिन भी हम जब पढ़ते हैं, तो विटामिन कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ लिपिड सोल्यूबल होते हैं। तो आसानी से लिपिड में सोल्यूबल होके या घुलकर वो आसानी से हमारे सेल मेम्ब्रेन को पार करके हमारे सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। और कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो वो वाटर के साथ में घुलकर वो क्या करते हैं? सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन है ना, 3 तत्वों से मिलकर बनी हुई। फास्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। देखो, प्रोटीन तो प्रोटीन को आसानी से पार कर लेगी, कार्बोहाइड्रेट की बनी है इसलिए कार्बोहाइड्रेट भी आसानी से, और फास्फोलिपिड है ना, तो लिपिड भी आसानी से सेल मेम्ब्रेन को पार कर देगा। साथ ही साथ जो लिपिड में सोल्यूबल विटामिन होते हैं या घुलनशील विटामिन होते हैं, उनको भी आसानी से सेल मेम्ब्रेन को पार कर देंगे। कुछ वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वो भी आसानी से किसको? सेल मेम्ब्रेन को पार करके सेल में चले जाते हैं, जिससे है ना हमारे सेल की जितनी भी ज़रूरत होती है वो उनकी पूरी हो जाती है। दूसरा है, अगला पॉइंट है परमेबिलिटी, है ना। वो किस पर डिपेंड करते हैं? इंसुलिन की। जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? इंसुलिन पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे शुगर पेशेंट है ना, अगर किसी प्रकार से शुगर हो जाती है बीमारी, ठीक है ना, तो क्या होता है? जब शुगर पेशेंट होते तो हम देखने को मिलता है कि यार, जो जितने भी शुगर पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन की टेबलेट लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो परमेबिलिटी रहती है सेल की, वो कौन डिसाइड करता है? इंसुलिन डिसाइड करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो सेल है ना, सेल मेम्ब्रेन है ना, किसी को पार करने नहीं देते हैं। जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, जो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर रहता है, वो हमारे सेल के अंदर नहीं जा पाता है, और क्या होता है? हमारे ब्लड में ही मिक्स होता है, तो उसका लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में क्या, शुगर बढ़ जाती है। और ये इंसुलिन क्या करता है? परमेबिलिटी को ध्यान रखता है कि हमारे बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट आया है, ब्लड के साथ में आया है, तो उसको अंदर जाने
परमेबिलिटी या पारगम्यता को डिसाइड करता है कौन? इंसुलिन। ठीक है ना। तो इंसुलिन का बहुत बड़ा सेल मेम्ब्रेन में रोल होता है। बाद में एब्जॉर्प्शन होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। न्यूट्रिशन मैंने बता ही दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, लिपिड वगैरह ये सारा किसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। बाद में H2O वाटर है ना। H2O का मतलब क्या होता है? जल। ठीक है ना, जल या फिर वाटर या पानी। ठीक है ना। उसके बाद में ऑक्सीजन का भी एब्जॉर्प्शन होता है। और एक्सट्रेशन मतलब उत्सर्जन। तो उत्सर्जन किसका होता है? CO2 का, वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन सब्सटेंसेस। मतलब किस का? CO2, वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिक, मतलब ऐसे तत्व जो हमारे कोई काम के नहीं होते, उत्सर्जित तत्व कहलाते हैं। उन सारे तत्वों का उत्सर्जन किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन। जो देखो हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलती रहती है ना। हमारे सेल के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बहुत प्रोसेस चलती रहती है, जिसके द्वारा क्या होता है? कुछ न कुछ तो वेस्ट, जैसे किसी भी सेल के अंदर किसी प्रकार का भी मेटाबॉलिज्म अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं वेस्ट प्रोडक्ट जरूर बनते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी है ना किसके थ्रू बाहर निकलते हैं? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है ना। तो टॉक्सिन सब्सटेंस भी होते हैं ऐसे जो हमारे कोई काम के नहीं होते, वो भी बाहर किसके थ्रू निकलते हैं? सेल मेम्ब्रेन के। वेस्ट मटेरियल भी किसके थ्रू बाहर निकलता है? सेल मेम्ब्रेन। और CO2 जो जैसे हमारे ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद में जो CO2 बचता है वो भी किसके थ्रू बाहर निकल रहा है? सेल मेम्ब्रेन के। अगला है साइटोप्लाज्मा, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कुछ इस प्रकार सेल मेम्ब्रेन था। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या मैंने बताया था? साइटोप्लाज्मा रहता है ना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा कैसा होता है? जेली लाइक, है ना। कैसा होता है? जेली लाइक, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट, है ना। जेली मतलब चिपचिपा, है ना। कैसा होता है? चिपचिपा। कलरलेस मतलब किसी प्रकार का कोई कलर इसमें नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट या फिर अर्धपारगम्य बोल सकते हैं ना। जैसे हमारा ब्लर के सुना है आप लोगों ने? ब्लर के सुना ही होगा। जैसे हम फोटो खींचते हैं तो ब्लर का दिखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। मतलब हम उसे इस पार से उस पार नहीं देख सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट या फिर ब्लर का भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस साइटोप्लाज्मा जो होता है वो किस प्रकार होता है? जेली लाइक, है ना। चिपचिपा होता है, कलरलेस होता है और कैसा रहता है? ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब हम एक ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, मतलब हम एक पार से दूसरी तरफ नहीं देख सकते। इसके अंदर है ना 60 से 90% वाटर होता है और कुछ अदर चीज़ होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं किसके अंदर? साइटोप्लाज्मा में। और उसके बाद में है ना सबसे मेन चीज़ होती है इसके अंदर, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या बहुत सारे छोटे 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 जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या फिर कोशिक का अंगक भी कहते हैं। किनको? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को। ठीक है ना। तो ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं छोटे छोटे जितने भी ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ठीक है ना। तो अगला हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी है ना साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। क्योंकि इसे पावर हाउस सेल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी, है ना। क्या करता है? ये हमें ऊर्जा का निर्माण करता है ना। कौन निर्माण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए है ना ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल। देखो आप लोगों ने पावर हाउस तो सुना ही होगा और देखा भी होगा। पावर हाउस हम विद्युत गृह सुना है आप लोगों ने, जहाँ पे बिजली वगैरह बनती है ना, उसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस। तो उसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस। तो उसी पावर हाउस के माध्यम से हमें है ना हर घरों में लाइट आती है। वैसे हमारे सेल के अंदर भी क्या है? एक पावर हाउस प्रेजेंट होता है जो कि हमारे सेल को क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है ना। तो वो एक एनर्जी बनाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, विटामिन, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऐसी चीज़ें हमें मिलती है। और इन्हीं के जो अंतिम उत्पाद होते हैं उन्हीं से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? ग्लूकोज के रूप में, अमीनो एसिड के रूप में,
फास्फोलिपिड के फैटी एसिड के रूप में हमें मिलती है, तो उन्हें भी तोड़ने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो उन्हें तोड़कर हमें किस फॉर्म में देता है? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे क्या बोल दिया है? पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना। तो इसका शेप कैसा होता है? ओवल शेप या फिर रोड शेप। कुछ इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर या फिर इस प्रकार इसकी क्या होती है? संरचना होती है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। देखो आप लोगों को है ना एक चीज़ समझ में आएगी। देखो सबसे पहले क्या अपन ने पढ़ा था? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो बाहर की ओर जो रहता है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर जो चिपचिपा पदार्थ रहता है उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार रोड शेप भी हो सकता है या ओवल या फिर गोल शेप भी होता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? एटीपी का निर्माण करता है। इसी के अंदर है ना क्रेब्स साइकिल चलती है, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है। उसके बाद में जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बाद में जो बचता है वो किस में कन्वर्ट होता है? क्रेब्स साइकिल में। तो जो क्रेब्स साइकिल है ना हमें एटीपी के फॉर्म में तोड़ के देती है, तो वो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगला है राइबोसोम, है ना। अगला क्या है? राइबोसोम। तो राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना। इसे राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि इसके अंदर है ना राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन प्रजनन होता है। ये देखो राइबोसोम है ना छोटे छोटे कण जैसी संरचना होती है, जो क्या होती है? किसकी बनी हुई रहती है? प्रोटीन की, ठीक है ना। तो इसी के अंदर है ना राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होती है, और इसी का काम क्या होता है? सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। मतलब ये क्या कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण कर रहा है ना, सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है ना। किसका निर्माण कर रहा है? प्रोटीन का, ठीक है ना। इसके बाद में जो अगला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि रफ और स्मूथ में कुछ थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होता है, क्योंकि जिसके ऊपर है ना राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे हम रफ या फिर खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते उसे हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखो ये है ना एक इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? नेटवर्क, ये जाल जैसा होता है, ठीक है ना। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक जाल जैसा होता है। आप लोगों ने देखा होगा न्यूक्लियस के पास में कुछ ऐसी संरचना होती है, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर है ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो एक जाल जैसी संरचना होती है, कुछ न्यूक्लियस के पास में कुछ ऐसी संरचना होती है। तो वो संरचना के ऊपर है ना कुछ इस प्रकार है ना क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो उसे है ना जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते उन्हें स्मूथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? एक नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर ए माइक्रोसोमल स्ट्रक्चर होता है। तो ये है ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक छोटे छोटे नली टाइप संरचना होती है जो कि किसकी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करता है? सिंथेसाइज करने का काम करता है, किसका? प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉइड और सेलुलर मेटाबॉलिज्म। मतलब ये है ना किसका किसका सिंथेसाइज या संश्लेषण करता है? प्रोटीन, लिपिड और स्टेरॉइड। स्टेरॉइड जितने भी होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लिपिड और प्रोटीन का भी संश्लेषण कहाँ पे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है ना। सेलुलर मेटाबॉलिज्म मतलब सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो कौन करवा रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी होगा। कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंसेस, मतलब कैटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उन्हें बाहर निकालने का काम भी कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। कैटाबॉलिज्म मतलब जो ऐसे तत्व है जो हमारे काम के नहीं है उन्हें तोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन मतलब किसी भी टॉक्सिक पदार्थ आ गया है उसे बाहर निकालने का काम भी कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं ना,
एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और जिसके ऊपर नहीं होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में अगला है गोल्जी अपरेटस, है ना। तो गोल्जी अपरेटस क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और इसे क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, है ना। तो एक गोल्जी अपरेटस क्या होता है, गोल्जी अपरेटस जो होता है वो किस प्रकार का होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब इसका स्ट्रक्चर या फिर इसकी संरचना कैसे होती है, ट्यूब लाइक, है ना। कुछ इस प्रकार इसकी संरचना होती है किसकी, गोल्जी अपरेटस की, ठीक है ना। और ये गोल्जी अपरेटस क्या करती है, पैकिंग का काम करती, प्रोसेसिंग का काम करती है, पैकिंग का काम करती है, साथ ही साथ ये लेबलिंग का काम करती है और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बनाकर इसको पैकिंग कर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो इसका है ना, इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो देखो हमारा जो पोस्ट ऑफिस का वर्क किस प्रकार होता है, जब हम है ना किसी को भी हम किसी प्रकार का लेटर देना रहता है या फिर किसी प्रकार का आवेदन हम पहुँचाना रहता है, तो हम एक इन्वॉल्व लेते हैं, एक लिफाफा लेते हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से उसे इन्वॉल्व के अंदर हम उस लेटर को रखते हैं और उसे अच्छे से पैकिंग करते हैं, उस पर अच्छे से हम एड्रेस जहाँ पे पहुँचाना रहता है वहाँ का एड्रेस लिखते हैं और हम एक पोस्ट ऑफिस के अंदर एक जो बॉक्स रहता है उसमें डाल देते हैं। जैसे हम उसके अंदर डालते हैं तो वो पोस्ट मैन क्या करता है, उसे निकाल कर जहाँ पे भी हमारा एड्रेस पे पहुँचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमारा जो गोल्जी अपरेटस होता है, जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है कि हमारे पास जो लिपिड और प्रोटीन होती है, ठीक है ना, जो लिपिड और प्रोटीन होती है तो उसे है ना प्रोसेसिंग कर, पैकिंग करके, लेबलिंग करके उसे डिलीवरी या फिर ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। क्यों काम, जैसे कि अगर हमारे बॉडी को है ना जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, हमारे बॉडी में जहाँ पे ज़रूरत होती है, जिस जगह ज़रूरत होती है, जैसे अभी मेरी टंग वर्क कर रही है ना, मेरी ज़बान बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बोलने का काम कर रही है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा नीड है एनर्जी की या फिर ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, एनर्जी की। लेकिन अभी मेरे है ना पैर में जो सेल होती है वो भी एनर्जी बना रही है या फिर वो भी लिपिड का यूज़ कर रही है या एनर्जी बना रही है, तो उस एनर्जी को अभी मुझे है ना कहाँ पे लाने की ज़रूरत है, अभी फ़िलहाल मुझे कहाँ पे ज़रूरत है, अभी मेरे टंग में, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम, या फिर हो सकता है मुझे है ना मेरी सेल के द्वारा यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में लिपिड का एब्जॉर्प्शन हो गया, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो उसे है ना यहाँ से सिंथेसाइज कर और कई अंगों में पहुँचाने का वर्क रहेगा, तो वो सारा कौन करेगा, गोल्जी अपरेटस, ठीक है ना। तो जैसे हमारा पोस्टमैन जिस प्रकार वर्क करता है उसी प्रकार हमारे गोल्जी अपरेटस भी उसी प्रकार काम करते हैं। प्रॉपर तरीके से उस चीज़ किसको, प्रोटीन और लिपिड को अच्छे से पहले क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है उसको, फिर उसके बाद में क्या करती है, पैकिंग, है ना। पैकिंग मतलब जो हम पैक करते हैं ना, किसी चीज़ों को हम पैक करते हैं तो उसका अच्छे से पैकिंग करेगी, उस पर है ना लेबलिंग करेगी कि ये प्रोटीन है कि लिपिड है ना। अच्छे से देखो अपन है ना जो एनवलप रहता है उस पर भी तो हम लिखते हैं कि हमें ये एड्रेस किसको पहुंचाना है, जैसे किसी नाम के नाम से, जैसे श्याम नाम से हमें पहुंचाना है तो हम उस पर लेबलिंग करते हैं कि ये श्याम नाम के व्यक्ति को ये लेटर हमारा पहुंचाना है, ऐसे हम लेबलिंग करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी लेबलिंग होती है कि लिपिड है या ये प्रोटीन है ना। तो लिपिड है कि ये प्रोटीन है, उस प्रकार उसकी लेबलिंग होती है। फिर उसकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करना, है ना, पहुँचाने का काम। डिलीवरी करना मतलब हम क्या करते हैं, जैसे कभी कभी हम सुनते हैं ना डिलीवरी बॉय का क्या काम होता है, किसी चीज़ को हमारे तक पहुँचाने का काम करता है। तो ऐसे है ना, ये कौन, गोल्जी अपरेटस काम करती है, डिलीवरी या फिर ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी, ठीक है ना। कौन, गोल्जी अपरेटर, और किसका काम करेगी, लिपिड और प्रोटीन को पहुंचाने का काम, ठीक है ना। उसके बाद में है लाइसोसोम। अगला क्या है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम किस प्रकार का ऑर्गन होता है, पाउच लाइक, है ना। तो लाइसोसोम आप लोगों ने देखा हो तो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो एक ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे है ना सुसाइड बैग कहते हैं। अब देखो सुसाइड शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा। सुसाइड का मतलब क्या होता है, जब भी सुसाइड होता है तो सुसाइड का मतलब खुद के हाथों से खुद का कत्ल करना, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सुसाइड, ठीक है ना। तो सुसाइड, अब हम इसे लाइसोसोम को क्या बोल रहे हैं, सुसाइड बैग। मतलब सुसाइड वर्ड हमने सुना है कि खुद
आत्महत्या, है ना, हिंदी में उसे आत्महत्या बोलते हैं, मतलब हमारे खुद के हाथ से खुद का कत्ल करना, उसे क्या कहते हैं, सुसाइड। वैसे है ना, हमारे सेल के अंदर भी सुसाइड ब्रेक किसको बोलते हैं, लाइसोसोम। तो जैसे हम लंबे समय तक फास्ट रखते हैं या लंबे समय तक उपवास रखते हैं, तो उस समय हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगी, हम तो खाना खा ही नहीं रहे, पानी पी नहीं रहे, तो हमें एनर्जी की तो कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी को तो हम वर्क करवाते हैं, हम काम करते रहते हैं, लेकिन हम फास्ट रह लेते हैं। तो उस समय, या फिर हम लंबे समय तक बीमार हो गए, तो हम खाना नहीं खा पा रहे, पानी नहीं पी पा रहे, तो उस समय हमारे जो सेल होती है, हमारे सेल के अंदर जो लाइसोसोम होता है, वो लाइसोसोम क्या करता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स बने हुए रहते हैं, देखो हमारे बॉडी है ना, 5 चीज़ों 3-4 सॉरी, हमारी जो बॉडी होती है ना, वो अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, इन सारी चीज़ों से हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई होती है। तो देखो, अब जब इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, जब हम खुद की हत्या करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर खुद की चीज़ों को तोड़ने लग जाएंगे, तो हमें हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी चीज़ों से मिलकर बनी हुई, तो जब इन्हें तोड़ेंगे तो हमें कुछ न कुछ एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगा, उसी से हमारी बॉडी एनर्जी लेती रहेगी। पर ये कुछ नियमित समय तक होता है ना, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ये कुछ नियमित समय तक होता है, क्योंकि देखो हमारे सेल के अंदर इतनी सेल जब डैमेज हो जाती है, देखो हमने कभी कभी देखते हैं कि बहुत दिनों तक जो आदमी खाना नहीं खाता, जो आदमी कुछ मिलता नहीं उसे, या किसी प्रकार का बीमार हो जाता, तो वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती है, हल्का हल्का उसका वेट लॉस भी होने लग जाता है ना, उसका वजन भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो सेल के अंदर क्या होने लग जाता है, लाइसोसोम के द्वारा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, या फिर उसे ऑटोलाइसिस भी करते हैं, खुद को ही तोड़ना का काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, और उसी के हिसाब से हमें एनर्जी मिलती रहती है, इसलिए इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं, या फिर इसे हिंदी में आत्मघात की थैली भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाता है, साथ ही ये क्या काम करता है, लाइसोसोम फेगोसाइटोसिस का काम करता है, उसके बाद में ऑटोलाइसिस का काम करता है, और ओस्टोजेनेसिस। देखो फेगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, जो हमारे शरीर में जो उपयोगी तत्व नहीं होते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते, उन्हें वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर गया है, तो उससे बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, लाइसोसोम। साथ में ऑटोलाइसिस मतलब खुद को तोड़ना, ठीक है ना, ऑटोलाइसिस मतलब खुद को ही तोड़ना, जिससे अब देखो खुद को तोड़ के क्या मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगी, उसी एनर्जी को यूज़ करके। जब ये सब कब होता है, जब हम ऐसी सिचुएशन, जब कोई फास्टिंग होता है या लंबे समय तक बीमार होता है, तो उस कंडीशन में ये प्रोसेस होती है, सेलुलर डाइजेशन या फिर ऑटोलाइसिस। पर ओस्टोजेनेसिस, है ना, ओस्टोजेनेसिस जब प्रोसेस होती है, ओस्टोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ बोन, है ना, अस्थि का निर्माण करना क्या कहलाता है, ओस्टोजेनेसिस। तो हमने ओस्टोजेनेसिस जब भी हम पढ़ते हैं, तो हम बोन को, सभी जनों ने, आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारा बोन है ना कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है ना। तो हमारा जो बोन इस प्रकार दिखता है, और बोन के अंदर हमें कुछ इस प्रकार क्या होती है, एक खाली जगह दिखती है, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी कैविटी। तो जब हमारी बोन बनती है, तो बीच में खाली जगह कहाँ से बनती है, तो वहाँ पे है ना कुछ न कुछ तोड़ने का काम हुआ होगा, है ना। जब भी यहाँ तोड़ने का काम हुआ होगा, तभी तो हमारे बीच में एक खाली जगह बनी हुई, ठीक है ना। तो ओस्टोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन। पर जब अस्थि का निर्माण हुआ, तो कहीं ना कहीं तोड़ने का काम भी इस बोन के अंदर हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एक खाली कैविटी बनती है। तो उसी कैविटी जब बनती है, तो तभी ओस्टोजेनेसिस में भी कौन ये करता है, लाइसोसोम, ठीक है ना। तो लाइसोसोम है ना कहाँ पे भी वर्क कर रहा है, ओस्टोजेनेसिस प्रोसेस में, और ये क्या करता है,